मेरा ट्रांसफर आज हरिपुरा में हो गया था। मैं पिछले 15 साल से एक डॉक्टर होने का कर्तव्य निभा रही थी। आज जबकि मैं एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हरिपुरा में आई तो मेरी यहाँ के लोगों के साथ अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी। मैंने सुना था कि यहाँ की औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी और खुद के बल पर सब कुछ करने वाली होती है, पर यहाँ आकर मुझे जो कुछ देखने को मिला और जो मैंने सुना, बल्कि जिसका मैंने तजुर्बा किया, वो बहुत ही अजीबोगरीब था। आज की इस कहानी में मैं आपको उन 7 बहनों के बारे में बताऊंगी जिनके बच्चे बगैर मर्द के पैदा होते थे। एक शाम मैं अपने ऑफिस में बैठी थी जब एक 15-16 साल का लड़का मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे प्रणाम किया और कहने लगा कि आपको एक घर जाना पड़ेगा। उसका अंदाज इतना अजीब सा था कि मैं हैरान रह गई। क्या मतलब बेटा कि मुझे घर जाना पड़ेगा? मैं भी उठकर खड़ी हो गई। वो डॉक्टर साहिबा, विक्रम कुंज हाउस से आपको बुलावा आया है। उनके यहाँ आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक डिलीवरी का केस है और आपको अभी ही जाना होगा क्योंकि मरीज का दर्द शुरू हो चुका है और वो अस्पताल भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने अपनी किट और बैग तैयार करते हुए उस 15-16 साल के लड़के से पूछा जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत और खूबसूरती थी। वो नजरें झुकाए खड़ा था। मैं हैरान इस बात पर हो रही थी कि उस 15-16 साल के लड़के को इतनी सारी बातों का कैसे पता, जबकि इस बच्चे ने तो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे हैं। शायद वो मेरे इरादे को भांप गया था। मुझसे नजरें चुराकर बोला, मैडम जी, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपको लेने के लिए मुझे विक्रम कुंज हाउस से गाड़ी दी गई है। मैं उसी से आपको वापस लाकर आपके क्लिनिक छोड़ दूंगा। मैं उस लड़के की तमीज और गंभीरतापन पर हैरान थी। खैर मैं बाहर गई तो वो गाड़ी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने पूरे रास्ते में मुझसे एक भी बात नहीं की। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे मगर उसने बस हाँ या ना में जवाब दिया। मैं खामोशी से यात्रा करती रही। आधे घंटे के बाद विक्रम कुंज हाउस आया तो उसने कार रोक दी और कहने लगा, आप उतर कर जा सकती हैं। मैं बाहर ही आपका इंतजार करूंगा। जब आप बाहर आएंगी तो मुझे अपने इंतजार में पाएंगी। मुझे लगा शायद ये विक्रम कुंज हाउस का ड्राइवर होगा, लेकिन मुझे अंदर जाने का कहने के बाद वो खुद भी गाड़ी से निकला और विक्रम कुंज हाउस की निचली मंजिल पर चला गया, जबकि मैं वही खड़ी अंदर से आने वाले किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो मुझे उस औरत के पास लेकर जाए जिसकी आज डिलीवरी होनी थी। 2 मिनट भी ना गुजरे थे कि एक हट्टी कट्टी औरत मेरे सामने आकर रुकी। बहन जी, आप आ गई हैं? अब जल्दी से चलिए, बहुत दर्द हो रहा है मेरी बहन सुगना को। मेरे पास तो अपनी किट और बैग तैयार था। मैं फौरन से अंदर वाले कमरे में गई जहां पर एक 30 से 35 साल की औरत दर्द से करहा रही थी। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बेयकीनी से छुआ और फिर जैसे झटका खाकर पीछे हो गई। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने उस मोटी औरत की तरफ देखा तो वो सुगना नामी उस लड़की को समझाने लगी कि मैं डॉक्टर हूँ और उसका इलाज करने आई हूँ। तब उसने खुद को ढीला छोड़ दिया जब वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी सहमी लग रही थी। इनके पति कहाँ है? मैं अक्सर जब औरतें घबराने लगती या उनकी हिम्मत दम तोड़ देती तो मैं उनसे यही कहती कि आप अपने पति को बुला लें, क्योंकि ऐसे वक्त में एक औरत के साथ उसके पति का होना बहुत जरूरी है। मगर उस औरत ने मुझे अजीब जवाब दिया, जी इनके पति नहीं है। नहीं है इससे क्या मतलब है? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? मेरे इस सवाल का जवाब उस मोटी औरत ने नहीं दिया। वो नजरें झुकाकर खड़ी हो गई तो वो औरत जिसकी डिलीवरी होनी थी वो मुझ पर चिल्लाकर बोली, पति नहीं है का मतलब यही है कि मैंने शादी नहीं की हुई है। अब तुम खामोशी से मेरा इलाज करो। सुगना बहुत गुस्से वाली थी। उसका गुस्सा तो जैसे आसमानों को छू रहा था। मैंने उससे और कोई बात नहीं की क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि वो एक मरीज है जो इस वक्त सख्त तकलीफ में है। डॉक्टर कभी भी अपने मरीज के साथ गंदे व्यवहार से पेश नहीं आ सकता, चाहे मरीज उसे गालियां ही क्यों ना दे रहा हो। मैं खामोशी से उसके बच्चे के दुनिया में आने का इंतजार करती रही। आखिरकार जब बच्चे ने जन्म लिया तो 3-4 औरतें कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत खुश लग रही थी। आखिरकार हमारे घर में भी मर्द पैदा हो गया। एक औरत ने खुशी से दूसरी को गले से लगाते हुए कहा, हाँ हाँ दीदी, वरना मैं तो बहुत परेशान थी। लगता था जैसे हमारी आने वाली नस्लों की भी हम जैसी ही किस्मत होगी। बस भगवान दीदी को भी बच्चे दे दे तो हमारे घर का आंगन पूरा हो जाएगा। मुझसे उन लोगों ने कोई खास बात नहीं की। मैंने उनसे दोबारा भी पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है, तो सुगना ने मुझे घूर कर देखा जैसे मैंने उससे कोई नाजायज या गलत सवाल पूछ लिया हो। मैंने जल्दी से अपना बैग, अपनी किट संभाली और बाहर की तरफ चलने लगी। इन लोगों से मुझे फीस मिलने की उम्मीद तो हरगिज नहीं थी क्योंकि इस वक्त अपनी खुशी मना रहे थे। मैं बाहर आई तो 16 साल का वो लड़का जो कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर बना खड़ा था, वो भी बेइंतहा खुश था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यही इस बच्चे का बाप है, लेकिन वो कैसे बाप हो सकता है? उसकी उम्र तो बहुत ही कम थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। आपकी फीस मुझे मालूम है, आप इस बात की फिक्र नहीं करें, कल आपको आपके दफ्तर में पहुंचा दी जाएगी, उस लड़के ने मुझसे कहा। फिर एक जगह गाड़ी रोक दी। शाम का वक्त हो रहा था। मुझे डर भी लगने लगा कि उसने अचानक रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी। तभी जाकर उसने बेकरी से 1 किलो मिठाई ली और मेरे हवाले कर दी। ये आप अपने स्टाफ को खिला दीजिएगा, आपकी वजह से सही सलामत औलाद पैदा हुई है हमारे घर में।
हम आपको दोबारा भी याद करेंगे। वो लड़का बहुत मुस्कुरा रहा था और खुश भी था, जैसे नए बच्चे के आने की खुशी उसे भी बहुत हो। ये सब औरतें आपस में क्या लगती थी और आप क्या लगते हो उनके? ये सब आपस में बहनें हैं। और आप? मैंने उस लड़के से पूछा तो वो खामोश हो गया। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि मैं यही सोच रही थी कि ये पांचों औरतें अकेली क्यों रहती हैं? इनके पति कहाँ है? सास, बाबा, कोई तो रिश्ता होता है हर औरत का जो उसके साथ रहता है, लेकिन ये पांचों बहनें अकेली रह रही थी। बात बड़ी अचंभे की थी। मैंने उस लड़के से कई बार पूछा कि तुम कौन हो और उनके क्या लगते हो, भाई हो, बेटे हो, क्या हो, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसे जवाब न देने का कहा गया था। खैर, मैं भी किसी से फालतू बात करने की आदी नहीं थी। मैं अपने क्लिनिक आ गई और इस बात को भूल भाल गई थी। शाम के वक्त मैं ज्यादातर फ्री ही रहती थी, बस इसी वजह से मैंने किसी से कोई बात नहीं करना होती थी। अगर शाम को कोई केस आता तो मैं वो भी ले लेती थी, क्योंकि मेरे लिए केस ही सब कुछ होते थे। मरीज को देखना, उसे ठीक करना मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अगली सुबह मेरे क्लिनिक में वो लड़का आ गया। उसने मुझसे यही कहा कि वो मेरी फीस लेकर आया है। उस वक्त उसका हुलिया काफी बड़े मर्दों वाला था। उस वक्त उसने एक जैकेट और कुर्ता पायजामा पहन रखा था। एक खाकी लिफाफे में वो मुझे मेरा मुआवजा देकर चला गया। मैंने वो लिफाफा खोलकर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उसमें तो पूरे 30,000 रुपये थे, जबकि मुझे केस करने के ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपये ही मिलते थे, और अगर मैं क्लिनिक में होती तो भी ज्यादा से ज्यादा बस इतने ही होते थे। लेकिन आज मुझे इन बहनों ने 30,000 रुपये दे दिए। ये तो बड़ी दयालु है। मैंने दिल में सोचा और फिर सोचने लगी कि शायद इनके पति को बहुत खुशी हुई होगी, पर इनका पति था कौन? मैंने सोचा, फिर ये बात नजरअंदाज हो गई। अगली सुबह जब मैं क्लिनिक जा रही थी तो वही लड़का गाड़ी में मुझे अपनी क्लिनिक के बाहर बैठा नजर आया। मुझे लगा कि शायद ये इत्तेफाक है और वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। अगर बात करना चाहता होता तो जब मैं गाड़ी में बैठी उससे सवाल कर रही थी, मुझे उनके जवाब जरूर देता। तो मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की और ना ही पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शाम को मैं वापस आई, तब भी उसकी कार मेरे क्लिनिक के बाहर ही खड़ी थी। मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि मैं पूछ ही लेती हूँ, हो सकता है कि कोई बात उसे बुरी लगी हो या फिर वो मुझसे कोई बात पूछने आया हो। मैं उसकी गाड़ी के पास गई। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आप सुबह भी यहीं पर खड़े थे और अभी भी? कहने लगा कि जी मैं बहुत जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। आपको व्यस्त देखा और सोचा कि आपको तंग न करूं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। मुझे विक्रम कुंज हाउस से भेजा गया है। असल में उन लोगों को आपका स्वभाव बहुत पसंद आया है। वो लोग चाहते हैं कि आप घर आकर उनकी कुछ बीमारियों का इलाज कर दे, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैंने उनके पिछले रवैये को याद करते हुए उस लड़के से पूछा तो उसने मुझे अजीब सा जवाब दिया, जी वो दरअसल वो 7 बहनें हैं, तो अस्पताल आना उनके लिए मुश्किल है। क्यों, 7 को बीमारियां हैं क्या? मेरे सवाल पर उसने हाँ में सर हिलाया। जी, उन 7 को कोई ना कोई मसला है जिनका उन्हें इलाज चाहिए, और आपको तो पता है छुपी हुई समस्याओं के लिए औरतें ज्यादा अस्पताल आना पसंद नहीं करती, वो भी विक्रम कुंज हाउस की, क्योंकि वहां पर किसी भी औरत ने आज तक अपना इलाज अस्पताल से नहीं करवाया। हमारे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितने पैसे लेना चाहे ले सकती हैं, लेकिन मेरे साथ आपको विक्रम कुंज हाउस चलना होगा, क्योंकि हमारे लिए आपके अलावा यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। एक आप ही लेडी डॉक्टर हैं, आपके अलावा अगर कोई लेडी डॉक्टर होती तो हम उसे भी कहते, मगर यहाँ पर आप अकेली लेडी डॉक्टर हैं। उस लड़के की बात ऐसी थी जैसे कि कोई 40 साल का आदमी बोल रहा हो, जैसे वो औरतों के मर्जों के बारे में बात करता था। उससे तो उसका तजुर्बा अच्छा खासा लगता था, लेकिन फिर उसकी उम्र, उसकी मासूमियत देखकर मैं चुप हो जाती। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना खाकर आती हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। मैं अंदर गई। खाना खाकर बाहर आई तो वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैं उसकी गाड़ी में बैठी और हम लोग विक्रम कुंज हाउस आ गए। आज यहाँ का माहौल अलग था। 2-3 दिन पहले पैदा होने वाला वो बच्चा एक झूले में पड़ा हुआ था। सब उसकी जैसे बलाएं उतार रहे थे। सभी बहनें बहुत खुश थी। तभी मेरे सामने एक औरत आकर बैठी जो काफी जवान लग रही थी। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। मैं उसे देखते ही बोल पड़ी, जी आप ही मरीज हैं क्या? जी हाँ, मैं भी मरीज हूँ। दरअसल मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने थे। वो क्या है ना कि इस इलाके में इससे पहले कभी कोई लेडी डॉक्टर आई नहीं और हम लोग अपने घर से बाहर नहीं जाते, और आप यकीन जानिए कि हमारे घर में कौन कौन रहता है इस बात का सिर्फ 2-4 लोगों को पता है। ये संदीप कौन है? मैंने सवाल किया तो वो लड़की बोली कि संदीप वही लड़का है जो मुझे क्लिनिक से यहाँ और यहाँ से वापस क्लिनिक तक पहुंचाता है। अब मैंने सोचा कि वाकई ये घर बड़ा रहस्यमय सा था। घर के बाहर एक 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाहर कांटों वाली बाड़, एक मेन दरवाजा था। यहाँ से तो अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती थी, क्योंकि घर इतना खुला और हर तरफ से बंद था। बाहर आप खेलते कूदते जो भी करते, लेकिन किसी को नजर नहीं आ सकता था कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। मैंने कहा, जी बिल्कुल बेहतर है, आप जो भी सवाल पूछेंगी आपको जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन आप वादा करें कि आप आम डॉक्टरों की तरह ये बात नहीं करेंगी कि मेरा पति कहाँ है। नहीं जी, आप जरूर पूछिए मुझसे सवाल, जो भी पूछेंगी जवाब मिलेगा। मैंने इत्मीनान से कहा तो वो औरत कहने लगी कि मैं बांझ हूँ, मेरे बच्चे नहीं होते, मैं क्या करूं? आपकी शादी को कितने साल हुए हैं?
मैंने सवाल किया तो वो फिर से सर पकड़कर बैठ गई। वही बात, आपको मैंने बताया तो है, हम सातों बहनों की शादियां नहीं हुई हैं, ना ही हमारे पति हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि आपको कब से बच्चे नहीं हो रहे? मुझे हमेशा से ही बच्चे नहीं थे, मेरी सभी बहनों के बच्चे हैं, उनकी औलादे हैं, तभी आपको इस घर में 8 से 9 बच्चे नजर आएंगे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे दवा दें ताकि मैं ठीक हो जाऊं और अपने बच्चे पैदा कर सकूं। वैसे तो मेरी बहनों की औलादे भी मेरी ही औलाद की तरह है, लेकिन अपने खून की तो और ही बात होती है ना। चाहती हूँ कि ज्यादा नहीं तो एक बच्चा मेरा अपना भी हो जाए, जिसे मैं पालू पोसू बड़ा करूं। जी, तो आपके पति ने क्या डॉक्टर को दिखाया? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। जी मेरे पति नहीं है। बहन जी माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पति नहीं है तो फिर आपको औलाद के बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। आप बांझ नहीं है, आप शादी करें। आप दरअसल अविवाहित हैं, आपको कहां से बच्चे होंगे? अच्छा ऐसी बात है, मेरी बाकी बहनों के भी तो बच्चे हो रहे हैं ना, उनके भी तो कोई पति नहीं है। मुझे उसकी बात बड़ी बचकाना सी लगी। मुझे लगता है आप शादीशुदा नहीं है, इसलिए इतनी मासूमाना बातें करती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक मर्द और औरत के मिलाप के बगैर औलाद पैदा नहीं हो सकती। पर आप कहती हैं कि आपकी सभी बहनों की औलादें बगैर पति या गैर मर्द के हुई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। आप बेशक सही कहती हो, पर मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, और क्योंकि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ तो ये सब मानना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं, हमसे कोई बात छुपाकर आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो औरत गुस्से में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हम तुमसे कोई बात छुपा रहे हैं? अरे भाई, हम सभी बहनों का कोई पति नहीं है। इस घर में क्या तुम्हें कोई मर्द नजर आया है? जी हाँ, मर्द तो मुझे नजर आया है। बाहर वो जो संदीप खड़ा है, जो गाड़ी चलाता है, आप सबके मर्जों का उसे पता है। उसे ये भी मालूम है कि किसे क्या बीमारी है। हो सकता है वही आपका पति हो। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उनमें से एक औरत उठकर बोली, वो हमारा पति नहीं है। और आपको क्या लगता है इतना छोटा सा बच्चा हमारा पति बनेगा, वो भी अकेला सातों बहनों का? उस बड़ी औरत जिसका नाम तुलसी था, उसकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी है। देखिए तुलसी बहन, आप बेशक गुस्सा करें, मुझे गलत कहे या कहे कि मैं फ्रॉड हूँ, झूठी हूँ, लेकिन असल बात तो यह है कि झूठ आप लोग बोल रही हैं। दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि किसी को बिन पति के औलाद हुई हो। आप लोग सरासर मनगढ़ंत बातें कर रही हैं, मुझे परेशान न करें। मेरा ये कहना था कि औरत उठकर खड़ी हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम होती कौन हो ये कहने वाली? हम तुम्हें पैसे देकर यहाँ लाए हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम हमारा इलाज करो, तुम उल्टा हम पर ही फिलोसफियां झाड़ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी डॉक्टरनी को। इतना कहकर उसने मेरे सर पर कुछ जोर से दे मारा। उसके बाद तो मानो मुझे होश ही नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मैंने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इन लोगों ने मुझे अगवा करके किसी काल कोठरी में डाल दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैं रोने लगी। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने उन लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूँ। मैंने कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला कि इलाज के लिए पति की जरूरत है। मैं आपका इलाज कर सकती हूँ, बांझपन का इलाज मुमकिन है, और उसके बाद आपके बच्चे भी हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहती थी कि किसी तरह से भी ये औरतें मेरी बातों में आ जाए और मुझे यहाँ से निकलने दे दे। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर इन सब का इलाज मैं अच्छे से करूंगी। मेरी बात का भी इन लोगों को अंदाजा नहीं था। मैंने इन औरतों को चेक करने का नाटक किया और फिर कहा कि मुझे अब अपने क्लिनिक में जाना होगा, क्योंकि मेरी सारी दवाइयां तो वहीं पर रखी थी। इन लोगों ने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी। इनको शायद यही लगा होगा कि मैं गांव की मामूली औरतों की तरह होंगी, इनके डराने धमकाने से डर जाऊंगी, बाहर जाकर बात नहीं करूंगी। हालांकि इन्होंने किया भी ऐसा ही था, मुझे खुद डरा धमका कर भेजा। कहा कि इस घर में जो भी बात हुई वो बाहर अस्पताल में किसी को भी मत बताना, वरना तुम्हारा यहाँ जीना हराम हो जाएगा। मैंने कहा, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ। फिर मैं वहां से आ गई। मैं अपने क्लिनिक में आई तो मेरे सर पर उन लोगों से बदला लेने का जुनून सवार था, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्टर की ही बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि उसको अगवा करके प्रताड़ित करने की कोशिश भी की थी। मैंने अपनी नर्स महिमा को भी ये बात बता दी और कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ उन सातों बहनों की रिपोर्ट दर्ज करवाने। उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। अगर मैं वहां अक्लमंदी से काम न लेती तो शायद ये लोग मेरी जान ले लेते। क्या लोगों की सेवा करने का यही सिला है कि एक मामूली सी बात पर मेरी जान ले ली जाती? महिमा ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोली कि अगर तुम्हें उन लोगों की बात पुलिस तक पहुंचानी ही है तो उससे पहले एक बार उनकी कहानी सुन लो। ये नहीं तुम्हें कुछ कहेंगे ना कह सकते हैं। 7 औरतें हैं, खुद सोचना तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर तुमने ये बात गांव में फैला दी कि यहाँ 7 औरतें रहती हैं तो फिर इन बेचारियों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है 7 औरतें? ये 7 औरतें नहीं, गुंडियां हैं। इन्होंने मुझे घर में कैद करने की कोशिश की। महिमा ने मुझसे कहा कि अगर तुम उनके घर एक बार चली जाओ तो शायद वो तुम्हें सारी बात बता देंगी। मुझे लगा कहीं महिमा भी मुझे फंसाना तो नहीं चाह रही, क्योंकि वो भी यहीं की रहने वाली थी।
मैंने कहा मैं अब उस घर में किसी सूरत भी नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी है तो खुद आना पड़ेगा उन्हें, खुद तो वो नहीं आ सकेगी। इस तरह पूरे गांव को पता चल जाएगा कि विक्रम की बेटियां यहीं पर रहती हैं। विक्रम कुंज हाउस में कोई भी नहीं जाता सिवाय उनके पुराने ड्राइवर के, जो कि वहां अकेला रहने का नाटक ही करता है। बस क्यों नाटक करता है मुझे भी तो पता चले। मैं तो शक करती हूँ कि वो उन सभी का पति है। परमात्मा से डरो, उन्होंने तो इसे गोद में पालकर बड़ा किया है। उनकी पुरानी नौकरानी का बेटा है। और रही बात उन 7 बहनों की, तो वो उनके ड्राइवर संदीप से तुम सारी कहानी पूछ सकती हो। उसमें कोई गलत बयान नहीं देगा वो। लेकिन जो कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया, तो उन्हें अपना राज तुम्हें बताना पड़ेगा कि बिना पति के ये 7 बहनें कैसे उम्मीद से होती हैं। ये बात तुम्हें संदीप बता देगा, क्योंकि ऐसा तो मुझे भी नहीं मालूम। मगर मैंने संदीप को अपने पास बुलाया, उसे सारी कहानी सुनाई और कहा कि अगर मुझे असल बात ना पता चली तो मैं पुलिस तक जरूर जाऊंगी। इन 7 बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ भद्दा सलूक किया है। संदीप ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मैडम आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो 7 बहनें आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दरअसल ये 7 बहनें अपने ही घर में कैद होकर रह गई हैं, क्योंकि इनके बाप की चौधरी के साथ दुश्मनी थी। चौधरी साहब ने कसम खा ली कि मैं इन 7 का घर बसने नहीं दूंगा। इन्होंने चौधरी के बेटे के रिश्ते से इनकार किया था। उसके बाद जो भी रिश्ता आता, चौधरी साहब उस रिश्ते को खत्म करवा देता। जैसे तैसे करके इनके बाप ने अपनी जिंदगी में एक बेटी की शादी की, मगर उसके बाद चौधरी ने उस बेचारे विक्रम की जान ही ले ली। वो तो राख बन गया। लेकिन बाकी सभी 6 बहनों ने फैसला किया कि वो किसी गरीब इंसान से ही शादी करके अपने घर बसाएंगी। बस फिर उन्होंने अपने घर के तहखाने में ही अपने घर बसा लिए। अपने अपने पतियों को वो इसी घर में रखती हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आते। ये 7 बहनें दुनिया के सामने बहुत अकेली तनहा रहती हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि इनकी औलाद भी है और इनके पति भी है। इनके पति दुनिया के सामने ऐसे बने फिरते हैं जैसे इनका विक्रम कुंज हाउस के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और ये औरतें भी बस मजबूरी के तहत ही बाहर आती हैं। बस ये लोग ऐसे ही रहते हैं कि जैसे दुनिया में है ही नहीं। अगर इतनी बड़ी बात पुलिस में पहुंच गई तो फिर इन बेचारियों के लिए मसला बन जाएगा। चौधरी के पास तो एक बहाना आ जाएगा, वो इन 7 को जलील और बेइज्जत करेगा। अगर आप सब्र कर लेंगी तो ये 7 बहनें अपनी जिंदगी में खुश रह सकेंगी, वरना आपकी मर्जी। संदीप की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। तभी वो लोग शायद मुझसे भी अपना राज नहीं कह पा रही थी। लेकिन काश उन्होंने यकीन कर लिया होता तो इतना बुरा तजुर्बा मेरे साथ पेश ना आता। भगवान ऐसे चौधरियों को सही रास्ता दिखाए जो दूसरों का जीना हराम कर देते हैं और खुद को भगवान समझ बैठते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।